एंड माय सेकंड टॉपिक इज़ वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स जैसे कि इस काल में आप देख रहे हैं कि ये बहुत बिल्कुल सफ़ेद होता है। वाइट ब्लड सेल क्या होते हैं? ल्यूकोसाइट को हम दूसरा नाम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और ये क्या होते हैं? हमारे बॉडी प्रोटेक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारे बॉडी को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मैं अगर इसको आर्मीज़ कहूँ तो ये गलत नहीं है। तो जिस जिस तरह आर्मीज़ एक मुल्क के बॉर्डरों की हिफाजत करता है, मुल्क के बॉर्डरों पर एनिमीज़ को घुसने से रोकता है, तो इसी तरह जो वाइट ब्लड सेल है ये भी हमारी बॉडी का क्या है? प्रोटेक्टिव सिस्टम है। हमारी बॉडी को जर्म्स वगैरह से बचाता है। तो अगर मैं बात करूँ अब टाइप्स की, तो इसके दो बड़े टाइप्स होते हैं वाइट ब्लड सेल की, मतलब ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट सबसे पहले, ग्रेन्युलोसाइट जो होता है उसमें जो होते हैं उसके जो साइटोप्लाज्म में जो होते हैं क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स होते हैं। मतलब वो वाइट ब्लड सेल जिनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाएं उनको हम क्या कहते हैं? ग्रेन्युलोसाइट। दूसरे नंबर पर जो एक ग्रेन्युलोसाइट है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है इसके जो साइटोप्लाज्म है ना वो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। और फिर अगर हम बात करें उसके मतलब बात करें ग्रेनुलोसाइट की, तो ग्रेनुलोसाइट के मज़ीद 3 किस्में हैं: न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल को हम पॉलीमार्फो न्यूक्लियर कहते हैं। पॉलीमार्फो न्यूक्लियर हम इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे इश्काल में पाया जाता है, एक ही शक्ल में नहीं पाया जाता। जबकि जो एक ग्रेनुलोसाइट की जो टाइप्स हैं वो दो हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। जैसे कि आप इस शक्ल में देख रहे हैं, मैंने कहा कि न्यूट्रोफिल्स की जो साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि न्यूट्रोफिल में ग्रेन्यूल्स पाए नज़र आ रहे हैं आपको। और इसकी जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे स्काल में पाया जाता है, एक ही शक्ल में वो नहीं होता। जबकि मोनोसाइट में आप देखें तो उसमें कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। अच्छा, मैंने जैसे कि कहा इनको हम पुलिस वगैरह या आर्मी वगैरह का नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि इसमें जो न्यूट्रोफिल है इनको हम स्ट्रीट कॉप कहते हैं। स्ट्रीट कॉप मतलब ये एक अपने मतलब इलाके, एक छोटा सा इलाका इनके ज़िम्मे लगा दिया जाता है, और वहाँ पर इनका काम क्या होता है? उसकी डिसिप्लिन को कायम रखना। जब भी वहाँ पर कोई मसला क्रिएट हो जाता है तो ये फौरी तौर पर उसे हल कर देते हैं। तो इसका भी काम यही है। न्यूट्रोफिल का क्या काम है? जब भी कोई एनिमीज मतलब जर्म वगैरह इंटर होता है हमारे ब्लड के अंदर तो ये इसे फौरी तौर पर किल कर देते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम साइनोफिल की बात करें तो इसको हम फ्यूमिगेटर कहते हैं। ये क्या करते हैं? पैरासाइट को किल करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जो पैरासाइट्स होते हैं उनको क्या करने के लिए? किल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस वजह से इसको हम फ्यूमिगेटर कहते हैं। जब बेसोफिल की बात करें तो इसको हम फेयर्समैन कहते हैं। ये फेयर्समैन क्या होता है? मतलब फेयरमैन इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। जो ही इंटर होता है जर्म हमारे बॉडी के अंदर, मतलब ब्लड के अंदर इंटर होता है, तो फौरी तौर पर ये क्या कर देते हैं? वहाँ जाके जो एंटी हार्मोन वगैरह, हिस्टामाइन वगैरह रिलीज़ कर देते हैं। और दूसरी तरफ बैक्टीरिया भी क्या होता है? टॉक्सिन वगैरह रिलीज़ कर देता है। तो इस वजह से वहाँ पर वो जगह क्या जाता है? सूज जाता है, इन्फ्लेमेट कर जाता है। अच्छा, अगर बात करें मैक्रोफेज की तो इनको हम राइट पुलिस कहते हैं। ये पूरी तरह से ढके हुए होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इनके जो अपने नुकसान होने जो इनका जो अपना नुकसानपन है वो बहुत कम होता है। और ये मतलब बहुत जल्द जर्म वगैरह को ख़त्म कर देते हैं और काफ़ी देर तक वहाँ रुके रहते हैं और इम्यून सिस्टम को वहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। दूसरा अगर बात करें डेंड्राइट सेल की तो इनको हम सिग्नल मैन कहते हैं। सिग्नल मैन ये सिग्नल देते हैं लिम्फोसाइट को कि आया कि आप फ़लाँ जगह पर जाएं, वहाँ पर आप जर्म इंटर हो चुका है। तो लिम्फोसाइट है, इनको हम कहेंगे स्पेशल फोर्स सोल्जर। मतलब ये स्पेशल फोर्स हैं सोल्जर की। ये फौरी तौर पर सिग्नल को कांटेक्ट करते हैं और फौरी तौर पर उस जगह पर जाके उस जर्म वगैरह को ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, अगर मैं न्यूट्रोफिल की मेन फंक्शन के बारे में आपको बताऊं तो इसका जो मेन फंक्शन है वो बैक्टीरिया के खिलाफ और फंजाई के खिलाफ लड़ना होता है। और अगर बेसोफिल की बात करूं तो इसका काम इम्यून सिस्टम के साथ है। ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर बात करें साइनोफिल की तो ये पैरासाइट इन्फेक्शन वगैरह को ख़त्म करता है। अच्छा, अगर उसके बाद मोनोसाइट की बात करूं तो मोनोसाइट जो है ये क्या कहते हैं? ये वार्न आउट सब्सटेंस है। हमारे बॉडी के अंदर जो चीज़ें वार्न आउट हो जाते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल अगर वार्न आउट हो जाए तो इसको क्या कहते हैं? ये इनगल्फ कर जाते हैं। या मरे हुए चीज़ों को, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो चीज़ें मर जाते हैं उनको ये क्या कर देते हैं? वार्न आउट कर जाते हैं।
इनगल्फ कर जाते हैं। और लेम्फोसाइट की अगर मैं बात करूं तो लेम्फोसाइट का जो अहम काम है वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। अच्छा अच्छा, अब अगर मैं इसकी कंपोजिशन की बात करूं तो कंपोजिशन में जो न्यूट्रोफिल है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वाइट ब्लड सेल की जो न्यूट्रोफिल है वो सबसे ज़्यादा ब्लड में पाया जाता है, जिसकी 62% है। सेकंड नंबर पर लेम्फोसाइट आ जाता है, जिसकी जो परसेंटेज है वो 30% है। जबकि बाकियों के, अगर एसिनोफिल की बात करूँ तो वो 2.3% है। अगर बेसोफिल की बात करूँ तो वो 0.4% है उसकी। अगर मोनोसाइट की बात करूँ तो 5.3% है। ये हमारे वाइट ब्लड सेल में पाए जाते हैं। इसके बाद मैं इसकी लोकेशन की बात करता हूँ कि यहाँ के ये कहाँ कहाँ बनते हैं। सबसे पहले मैं अगर न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल की बात करूँ तो ये बोन्स मैरो में बनते हैं। बोन मैरो में जब ये बनते हैं तो सबसे पहले ये इमेच्योर फॉर्म में होती है। इमेच्योर फॉर्म में इसको नाम दिया जाता है स्टैंड और स्ट्रैप्स। ठीक है। अगर फिर हम बात करें लेम्फोसाइट की तो लेम्फोसाइट ये लेम्फोजीनियस टिश्यू वगैरह में बनते हैं, जैसे कि लेम्फ ग्लैंड, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल वगैरह में ये बनते रहते हैं। अच्छा, ये बोन मैरो के अलावा किसी और जगह पे भी ये प्रोड्यूस होते रहते हैं, जैसे कि पियर पैचेस। ये पियर पैचेस क्या होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्ट्रक्चर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम्स में ये मौजूद होते हैं और इंटेस्टाइन में मौजूद पैरासाइट वगैरह, पैरासाइट के खिलाफ ये लड़ते रहते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं इसकी लाइफ स्पेन की अगर बात करूं, वाइट ब्लड सेल की लाइफ स्पेन की, तो इसमें जो बात करूँ मैं साइनोफिल की, बेसोफिल की या न्यूट्रोफिल की, इनकी जो लाइफ स्पैन है वो 4 to 8 आवर होता है ब्लड्स में। अगर हम उसकी बात करें टिश्यू की तो टिश्यू में ये 4 to 5 डेज तक ज़िंदा रह सकते हैं, उसके बाद ये डेड हो जाते हैं। अगर हम बात करूँ अब मोनोसाइट की तो मोनोसाइट की जो ब्लड्स के अंदर जो लाइफ स्पैन है वो 10 to 20 आवर्स होता है, लेकिन टिश्यू के अंदर ये 1 महीने तक रह सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी का बात करूँ मैं लेम्फोसाइट की तो लेम्फोसाइट 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक रह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूट्रोफिल किस तरह इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, किस तरह उन्हें ख़त्म कर देते हैं। तो हाउ डज WBC गोज़ इन द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ये किस तरह इन्फेक्शन की जगह पर पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए ये तो सबसे पहले वाइट ब्लड सेल इंटर द टिश्यू स्पेस, इंटर द टिश्यू स्पेस बाय डायापिटीसेस। तो ये डायापिटीसेस के ज़रिए सबसे पहले टिश्यू में दाखिल हो जाते हैं। ये डायापिटीसेस क्या होता है? ये कैपिलरीज के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। उन सुराखों के ज़रिए जो WBC हैं वो घुस जाते हैं टिश्यूज़ के अंदर। उसके बाद क्या होता है? वाइट ब्लड सेल मूव थ्रू टिश्यू स्पेस बाय अमेबाइड मोशन। तो ये अमेबा की मोशन की तरह, अमेबा की तरह हरकत करते हुए उस इन्फेक्शन की साइट पर पहुंच जाते हैं। नंबर तीसरे पर ये क्या करते हैं? जो ही कोई जर्म इंटर होता है ब्लड के अंदर तो वो क्या कर रिलीज़ कर देते हैं? टॉक्सिन वगैरह रिलीज़ कर देते हैं ब्लड्स के अंदर। तो वाइट ब्लड सेल को फौरी तौर पर इल्म हो जाता है और फौरी तौर पर वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो इस तरह वहाँ जब पहुँच जाते हैं तो दूसरी तरफ बैक्टीरिया वगैरह है, जो जर्म वगैरह, वो अपने टॉक्सिन रिलीज़ कर देते हैं। तो इस तरफ वाइट ब्लड सेल अपना एंटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर वो फिर जंग छिड़ जाता है और वहाँ पर वो फिर जिसमें मतलब कुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर वो हावी हो जाता है। और अगर वाइट ब्लड सेल में स्ट्रॉन्ग पावर ज़्यादा हुआ तो वो क्या कर देते हैं? उन जर्म को किल कर देते हैं और उन्हें क्या कर देते हैं? इनगल्फ कर जाते हैं। तो इस तरह इस प्रोसेस से वहाँ पर कम्प्लीमेंट कम्प्लेक्स बनता है और बाद में वहाँ पर सूजन वगैरह भी क्रिएट हो जाता है। तो ये इस तरह क्या कहते हैं? इन जर्म वगैरह को खा जाते हैं, इंगल्फ कर जाते हैं। जैसे कि जी आप देख रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में कि WBC किस तरह टिश्यू से ब्लड से निकल कर टिश्यू में आते हैं और किस तरह ये टॉक्सिन वगैरह रिलीज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ फैगोसाइटोसिस, क्योंकि न्यूट्रोफिल जो हैं वो सबसे ज़्यादा किस तरह जर्म को किल करते हैं? फैगोसाइटोसिस के ज़रिए इनगल्फ करके उनको ख़त्म कर देते हैं। इसके जो फैगोसाइटोसिस के जो रूल्स हैं वो ये है। फर्स्ट रूल की बात करें तो मोस्ट नेचुरल स्ट्रक्चर इन द टिश्यू हैव स्मूथ सरफेस विच रेजिस्ट फैगोसाइटोसिस। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जो हमारे बॉडी का जो टिश्यू है वो किसकी जो सरफेस है वो स्मूथ है, इस वजह से वो फैगोसाइटोसिस को रोकता है। अगर हमारे बॉडी का जो सरफेस होता रफ़ होता तो ये क्या कर देते? मैक्रोफेज अपने ही बॉडी को, मतलब हमारे बॉडी, अपने ही बॉडी के टिश्यू को ये खा जाते। इस वजह से अल्लाह मियाँ ने हमारे जो बॉडी का जो सरफेस है वो स्मूथ रखा है। इस वजह से वो मतलब हमारे बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि जर्म वगैरह को वो किल कर देते, क्योंकि उनके अंदर जर्म वगैरह के अंदर ये सरफेस स्मूथ नहीं होता बल्कि उनकी सरफेस रफ़ होता है। इस वजह से वो इन्हें जल्दी तौर पर इनगल्फ कर देते हैं। अच्छा, सेकंड अगर हम इसकी बात करें तो
हमारे बॉडी की जो है वो एक हमारे बॉडी के पास एक प्रोटीन कोट है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फैगोसाइटोसिस से, जबकि जो वार्न आउट सब्सटेंस हैं या बैक्टीरिया उनके पास ये प्रोटीन स्पेशल प्रोटीन कोट नहीं होता है, इस वजह से उनको वो जल्दी तौर पर इंगल्फ कर लेते हैं। तीसरा जो है थर्ड, द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी डेवलप्ड एंटीबॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन एजेंट। तीसरा जो है जब बैक्टीरिया इंटर होता है तो वो हमारे जो एंटीबॉडीज़ है, इम्यून सिस्टम है जो एंटीबॉडी, वो फौरी तौर पर इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडी क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो फौरी तौर पर बैक्टीरिया पर हमला करते हैं, लेकिन हमारे बॉडी पर हमला नहीं करते। तो इसी तरह ये स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं ये किस तरह बैक्टीरिया वगैरह को इनगल्फ करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि ये सिस्टम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मोनोसाइट या ये सिस्टम कहाँ पर पाए जाते हैं, ये मतलब वाइट ब्लड सेल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम वगैरह में पाए जाते हैं। ये क्या सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर जो है टिश्यू मैक्रोफेज जो है मौजूद होते हैं, स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं, मतलब स्किन के नीचे मौजूद होते हैं, ये लिम्फाइड नोड्स में मौजूद होते हैं, अल्व्यूलर मैक्रोफेज जो कि लंग्स में मौजूद होते हैं, मैक्रोफेज कफर सेल जैसे जो कि लिवर में मौजूद होते हैं, मैक्रोफेज ऑफ द स्प्लीन एंड बोन मैरो स्प्लीन में भी मैक्रोफेज पाए जाते हैं। तो इस सारे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। तो ये पूरा सिस्टम रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम कहलाता है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में ये अल्व्यूलर मैक्रोफेज मौजूद होते हैं, स्किन के नीचे मैक्रोफेज मौजूद होते हैं, वाइट ब्लड सेल मौजूद होते हैं, जैसे कि कफर सेल्स लिवर्स में मौजूद होते हैं या किडनी वगैरह में ये मौजूद होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एसाइनोफिल के। एसाइनोफिल का मैंने क्या कहा था कि जो मेन फंक्शन है वो पैरासाइट के खिलाफ क्या करना है, लड़ना है, पैरासाइट को ख़त्म कर देना है। ये किस तरह पैरासाइट को ख़त्म करते हैं, एसाइनोफिल अटैच देमसेल्फ टू जुवेनाइल फॉर्म ऑफ द पैरासाइट। जुवेनाइल फॉर्म क्या होता है, लार्वल स्टेज होता है, पैरासाइट का जो लार्वल स्टेज होता है उस पर ये जाके अटैक कर देते हैं और उसकी लार्वल स्टेज को ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ये स्पेशली ये ज़्यादातर कौन से पैरासाइट को किल करते हैं, स्केस्टोसोमा एंड ट्राइचिनोसिस। ये इन दो पैरासाइट को ज़्यादातर ख़त्म कर देते हैं। स्केस्टोसोमा जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में पाया जाता है, इसकी जो काजेज है ये क्या कर देता है, स्नेल फीवर काज कर देता है हमारे बॉडी के अंदर। और ये इसके जो इफेक्ट हैं, इसके जो साइन है, ये क्या कर देते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट को क्या कर देते हैं या इंटेस्टाइन में भी इन्फेक्टेड, इससे क्या हो जाते हैं, इंटेस्टाइन भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और क्या हो जाता है, एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाता है, डायरिया, ब्लडी स्टूल वगैरह ये इसमें आ जाते हैं। ये क्या है, ये इसको हम ये कौन सा पैरासाइट कार्य करता है, स्केस्टोसोमियासिस। और अगर हम बात करें ट्राइचोनोसिस की बात करें तो ट्राइचोनोसिस क्या होता है, ये राउंड वार्म पैरासाइट होता है। इसमें जो क्या होता है, अब्डोमिनल पेन हो जाता है, डायरिया हो जाता है और वोमिटिंग मतलब उल्टियाँ वगैरह आते हैं। तो जो एसाइनोफिल है वो ज़्यादातर इन्हीं दोनों पैरासाइट को किल्स करते हैं। किस तरह करते हैं, जुवेनाइल फॉर्म, इनके जुवेनाइल फॉर्म पर अटैक कर देते हैं। अच्छा, अगर एक दूसरी बात करें तो ये हाइड्रोलाइटिक इंजाइम मतलब लाइटिंग इंजाइम खारिज कर देते हैं, जो फौरी तौर पर वहाँ जाकर क्या कर देते हैं, इनगल्फ कर देते हैं उन पैरासाइट को, क्या कर देते हैं, इनगल्फ कर देते हैं। और ये लार्वासाइड और पॉलीपेप्टाइड खारिज करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर देते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं पैरासाइट वगैरह को। जैसे कि स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि एसाइनोफिल ने एक पैरासाइट को घेर लिया और उसे ये किस तरह इनगल्फ कर रहे हैं, किस तरह जिसे डेड कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करें बेसोफिल्स की, तो बेसोफिल का मैंने कहा कि जो मेन काम है वो इम्यून सिस्टम को हमारा बढ़ाना, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। इसमें क्या कहते हैं, यहाँ पर जो मास्ट सेल और बेसोफिल्स हैं ये क्या करते हैं, हेपारिन खारिज करते हैं। ये हेपारिन क्या होता है, हेपारिन एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, ब्लड कोआगुलेशन से प्रिवेंट करता है। यहाँ पर क्या कहते हैं, मास्ट सेल और बेसोफिल रिलीज़ करते हैं हिस्टामाइन। हिस्टामाइन क्या होता है, ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होता है जो लोकल इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। इसका जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो गट एंड एक्टिंग एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा, अगर इसके बाद ब्रेडिकिन खारिज करते हैं, सीरोटोनिन करते हैं। ब्रेडिकिन भी एक पेप्टाइड होता है जो क्या करता है, इन्फ्लेमेशन काज कर देता है। अगर सीरोटोनिन की बात करें तो ये भी एक हार्मोन होता है जो स्टेबलाइज आवर मूड, जो हमारे मूड को स्टेबल्स करता है। तो इस तरह के बेसोफिल केमिकल रिलीज़ कर देता है, वहाँ पर क्या होता है,
हाँ हाँ, फिर वहाँ पर वो जगह क्या आ जाता है, सूज जाता है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज कर देते हैं। इस एक तरफ तो वो टॉक्सिन होते हैं बैक्टीरिया वगैरह की, तो दूसरी तरफ ये बेसोफिल अपने हार्मोन वगैरह रिलीज़ कर देते हैं, तो वहाँ पर वो जंग शुरू हो जाता है और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज हो जाता है। अच्छा, तो ये चीज़ें क्या कहते हैं, हाउ डज वर्क बेसोफिल एंड मास्ट, तो ये किस तरह काम करते हैं। तो जब भी कोई चीज़ इंटर होता है ब्लड के अंदर, तो ये क्या कर देते हैं, फौरी तौर पर द रिजल्टिंग अटैचमेंट ऑफ एंटीजन टू एंटीबॉडी काज द मास्ट सेल और बेसोफिल टू रप्चर। तो ये बेसोफिल और मास्ट सेल फौरी तौर पर क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, पड़ जाते हैं और रिलीज़ कर देते हैं लार्ज क्वान्टिटी ऑफ हिस्टामाइन, ब्रेडिकेनिन, सेरोटोनिन, हेपारिन। तो ये बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ कर देते हैं ताकि वो क्या करें, उस बैक्टीरिया को या सब जर्म को फौरी तौर पर किल कर दें। अच्छा, जैसे कि ये मास्ट सेल के आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें भी छोटे छोटे ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते, मतलब कि ये हिस्टामाइन वगैरह रिलीज़ करते हैं। ये चौथी किस्म है ग्रेनुलोसाइट की, जदीद तहकीक के मुताबिक ये ग्रेनुलोसाइट की चौथी किस्म है कहलाता है। अच्छा, इसके बाद मैं मोनोसाइट की जिक्र करता हूँ। मोनोसाइट क्या होता है, मोनोसाइट की जो डायमीटर होता है वो 18 माइक्रोमीटर होता है। ये 3 to 8% ऑफ टोटल WBC के होते हैं। इनका जो मेन काम होता है वो मैक्रोफेज को डेवलप करना, जो क्या कहते हैं, मैक्रोफेज को डेवलप कर देते हैं। और इसका दूसरा मेन फंक्शन होता है ये वार्न आउट सब्सटेंस को फौरी तौर पर इनगल्फ कर जाते हैं। दूसरा बात करें लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट जो होते हैं वो हमने कहा 30% ऑफ टोटल WBC में काउंट किए जाते हैं। और इसकी जो होते हैं वो और इसका जो मेन फंक्शन है वो इम्यून सिस्टम के साथ होता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करना होता है। इसके फिर मजीद 2 टाइप्स हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो होता है, टी सेल, ये फाइट एंटीजन डायरेक्टली, ये मतलब डायरेक्टली जाके उस बैक्टीरिया वगैरह पर अटैक कर देता है। जबकि लिम्फोसाइट है वो डायरेक्टली अटैक नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता है प्लाज्मा के अंदर, फिर वो जाके उस बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ते हैं। जैसे कि इस शक्ल में देखो, बी लिम्फोसाइट क्या कर रहा है, ट्रांसफर इनटू प्लाज्मा सेल एंड secrete एंटीबॉडीज़। तो ये देखें आप स्ट्रक्चर में, आप देख रहे हैं ये प्लाज्मा के अंदर क्या कर देता है, एंटीबॉडीज़ रिलीज कर देता है, फिर एंटीबॉडी जाकर बैक्टीरिया पर हमला कर देते हैं और उसे फौरी तौर पर किल्स कर देते हैं। अगर दूसरे में टी लिम्फोसाइट की बात करें, तो टी लिम्फोसाइट कैन अटैक फॉरेन सेल डायरेक्टली, वो इसे डायरेक्टली जब वहाँ मौके पर पहुँच कर उसे क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। मतलब ये जब टी लिम्फोसाइट देते हैं तो ये बैक्टीरिया के अंदर जाके क्या कर देते हैं, उसके सेल मेम्ब्रेन को खा जाते हैं, उसके सेल मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, इनगल्फ कर देते हैं। जिसकी वजह से जब सेल मेम्ब्रेन ही बैक्टीरिया का ख़त्म हो जाए तो वो फौरी तौर पर क्या करते हैं, श्रिंक हो जाते हैं और डेड हो जाते हैं। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एक सेल की सेल मेम्ब्रेन को निकाल दिया जाए तो वो सेल डेड हो जाता है। तो दिस इज़ माय लास्ट लेक्चर, लास्ट क्राइटेरिया। तो अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम जितना भी इसके बारे में पढ़ें बहुत कम है। तो थैंक यू, दिस इज़ माय